Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Indore Defense Academy and today we will be discussing about cell division. ठीक है, this will be your one shot video. So in this video we will cover all three types of cell division like your amitosis, mitosis and your meiosis. ओके सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सेल डिवीज़न होता क्या है, क्या काम आता है सेल डिवीज़न? कुछ इसका यूज़ होता होगा, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी इसकी, है ना? कहाँ होती है सर? तो देखो क्या होता है, समझना। हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है ना, मैं बात करता हूँ अभी ह्यूमन बॉडी के बारे में, है ना। आगे आपको पता है कि और भी अलग अलग तरह के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की क्या होती है, बॉडी होती है। ठीक है, हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है सर, हमारी एक सेकंड इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, हम लोगों का जब बर्थ होता है तो हम लोग बहुत छोटे होते हैं, फिर विद इन टाइम हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना, और हम फिर एक लिमिटेड हाइट तक पहुंच जाते हैं। फिर हमारी बॉडी कंटिन्यूसली अंदर अंदर के अंदर डेवलपमेंट पे चलती रहती है, ग्रोथ करती रहती है ना। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कह सकते हैं कि लाइक कुछ अपना चोट लग गई, घाव हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है ताकि वो घाव भर पाए। ठीक है, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी का हमारा हाथ है, हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमको घाव लग गया, चोट हो गई। ठीक है, अब ये बड़ी सी चोट है। अब इस चोट को क्या करना पड़ेगा, इस चोट को क्या करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा ना, घाव भरेंगे। तो घाव भरने के लिए जो यहाँ की सेल्स होती है ये क्या करती है सर, आसपास में अपना क्या करती है, सेल डिवीज़न शुरू कर देती है। क्या कर देती है, सेल डिवीजन ये शुरू कर देती है। और यही सेल डिवाइड हो के धीरे धीरे क्या करती है, पूरे घाव को फिल कर देती है। और लास्ट में हमको पता चलता है कि हमारा जो घाव था वो क्या हो चुका है सर, खत्म हो चुका है ना। और वापस से वहाँ पर अच्छी नई स्किन आ गई है हमारी, बिल्कुल फ्रेश बॉडी हो गई। हल्का सा वहाँ पे स्कार वगैरह रह सकता है ये, लेकिन आपका घाव वगैरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन मस्ट है। ये एक इसका एक इंपॉर्टेंस हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है सर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ उसको क्या करना पड़ता है, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए सर उसको क्या करना पड़ता है, ग्रोथ करनी पड़ती है ना। अपने समान आपने देखा होगा, जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या करेगा, दूसरे ह्यूमन को बर्थ देता है ताकि अगला हमारी पीढ़ी, ह्यूमन पीढ़ी, मानव जाति जो है आगे बढ़ती चली जाए, है ना। तो वो सारी कहानी क्या होती है, इसी सेल डिवीजन के ऊपर डिवाइड होती है। जैसे आगे पढ़ते हैं, इसमें हम सारी कहानी शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास हम बात करते हैं सर डेफिनेशन की। ठीक है, क्या होता है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। क्या हो रहा है सर, यहाँ पर आपको कहानी समझना है कि सर इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल होती है ये वाली, जिसका आप नाम यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ये कौन है सर, हमारी पेरेंट सेल। ठीक है, और ये जो दो नई सेल बन रही हैं, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं सर, डॉटर सेल, है ना। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स। ये आपकी कौन सी हो गई, पेरेंट सेल। क्लियर है क्या? हर एक पेरेंट सेल अपने आप को तोड़ के क्या करती है, दो नई डॉटर सेल्स को बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सेल डिवीजन जो होता है वो आपका बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का। फर्स्ट होता है आपका अमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस, और थर्ड होता है आपको पास मियोसिस। शुरू करते हैं पढ़ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे फर्स्ट है आप लोगों का अमाइटोसिस। ठीक है, अमाइटोसिस क्या है सर, देखो, इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन, बहुत पुराना है सेल डिवीजन का एक टाइप। अब मुझे एक बात बताओ, पुराना है, हमने प्रिमिटिव और क्या पढ़ा था सर, हमने प्रिमिटिव पढ़े थे प्रोकैरियोट्स, है ना, या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हमने पढ़ी थी वो सर प्रिमिटिव टाइप की थी। तो ज़्यादातर ये जो सेल डिवीजन होता है ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है सर, न्यूक्लियस का डायरेक्ट डिवीजन होता है एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट डिवीजन होता है, और फिर उसके बाद बाकी के जो कंटेंट्स सेल के अंदर होते हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। और इस तरह से आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये एक सेल होती है, इस तरह से क्या होता है आपका, ये दो दूसरी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुकी है। यही हमने बोल दिया कि सर अमाइटोसिस कंप्लीट हो चुका है। इट इज काइंड ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस दैट ओकर्स इन बैक्टीरिया
एल्गे एंड प्रोटोजोआ। हमने एग्जांपल्स देखे थे सर बैक्टीरिया, एल्गे एंड प्रोटोजोआ के, किसके अंदर आते हैं, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। बस आपको कहानी यहाँ पर समझनी है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या अमाइटोसिस के बारे में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक था एमाइटोसिस आपका, कुछ भी इसमें जो है रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस हल्का सा याद रखना है। ज़्यादातर आप कभी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो कुछ बुक्स में अमाइटोसिस दिया ही नहीं होता है। ठीक है, वो लोग भी क्या बोलते हैं कि सेल टाइप डिवीजन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, वो ज़्यादातर इन्हीं दोनों पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ध्यान रखना कि बैक्टीरिया वगैरह जो भी प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कौन, आपका सेल डिवीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माइटोसिस के बारे में। इट ओकर्स, ओके, अमाइटोसिस हो गया। अब हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। सर इट ओकर्स इन, सबसे पहले आप बात करो क्या लिखा है सर, सोमेटिक सेल। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझे डिटेल में इस चीज को। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ये जो सोमेटिक वर्ड है ना, इसका मतलब समझो थोड़ा सा, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सोमेटिक वर्ड को हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, कायिक। ठीक है, और इस कायिक से एक वर्ड निकल के आया है आपका काया, है ना। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, है ना, मत कर काया को। काया क्या होती है, तो काया होती है सर आप लोगों की बॉडी। क्या होती है, काया इज योर बॉडी। तो सोमेटिक सेल्स मतलब क्या सर, सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनसे हमारी ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी है, या हमारी बॉडी जिन सेल से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या बोल देते हैं सर, सोमेटिक सेल्स बोल देते हैं। क्लियर हुआ क्या? अब हमारी जो बॉडी है उसमें ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो दो तरह के सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका न्यूरॉन सेल्स, सॉरी, चलो ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें क्या होता है सर, 95% के समथिंग अगर मैं बात करूं तो कौन सी सेल होती है, सोमेटिक सेल्स होती है। ठीक है, इन्हीं से हमारी बॉडी मिलकर बनी है। क्लियर हुआ क्या सोमेटिक सेल्स के बारे में? अब आगे समझो, विच टेक पार्ट इन ग्रोथ। अभी सोमेटिक सेल्स का काम क्या है सर, ये बॉडी के अंदर होती है, और बॉडी के अंदर क्या काम होता है सेल्स का, तो सर सबसे फर्स्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करना खुद को, है ना। छोटे थे हम लोग, बड़े हो रहे हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार वहां पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है। ठीक है, दोनों एक क्या है, छोटी छोटी अपनी अपनी जगह पे दो एक सेल्स हैं। जब ये दोनों सेल्स मिल जाती है तो एक क्या बन जाता है, आपका जाइगोट बन जाता है, गेमेट बन जाता है। अब ये जाइगोट फिर क्या करता है, इसके अंदर डिवीजन होता जाता है, सेल डिवीजन होता चला जाता है, होता चला जाता है, और यहाँ से फिर क्या बनता है, एक छोटा सा बेबी बन जाता है। 9, 8, 10 महीने, जितने भी महीने की 9, 10 महीने की प्रोसेस होती है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहानी कब होती है, जब सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन नहीं होगा तो सर क्या होगा, पूरा का पूरा जो है बॉडी डेवलप हमारी नहीं हो पाएगी, वैसे के वैसे हम पड़े रहेंगे और फिर खत्म हो जाएंगी पिक्चर। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। जब भी आपको चोट वगैरह लगती है तो आसपास की आपकी जो बॉडी की सेल्स होती है वो क्या करती है सर, यही आपका माइटोसिस डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करती है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको जी, है ना। तो जब भी आपको घाव वगैरह हो रहे हैं, है ना, वाउंड वगैरह हो रहे हैं, तो रिपेयर बॉडी को करने में कौन काम करेगा, आपका माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सेल डिवीजन देखने को मिला था, तो सर ध्यान रखना है हमको, कौन सा देखने को मिला था, माइटोसिस देखने को मिला था। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या माइटोसिस के बारे में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट इज सॉरी इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब समझना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टर्म ये भी आपको याद रखना है। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपको पता है सर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी होती हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, है ना। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सर मुझे एक बात बताओ। ठीक है, यहां पर समझो, रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सर हमको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है सर, अपने ही समान, है ना, अपने ही सेम क्या करना है, एक आइडेंटिकल डॉटर सेल को बनाना, या फिर अपनी स्पीशीज को, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने की प्रोसेस ही क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है ना। अब रिप्रोडक्शन दो तरह से देखने को मिलता है। एक होता है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
कौन सा मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है सर हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहानी समझना थोड़ा सा, यहां पर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर अभी तो हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बेसिक वर्ड में समझाना चाहूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगा जिसमें मेल और फीमेल कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, जहां पर एक मेल होती है और एक फीमेल होता है, दोनों का मेटिंग होती है, उसके बाद ही क्या होता है आपका रिप्रोडक्शन होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं होता। ठीक है सर, ये क्या बात कर रहे हो सर? तो इसका मतलब देखना आप कहां पर होता है, आप लोगों ने घर पे कभी गुलाब का फूल लगाए हैं, गुलाब का पेड़ है ना, तो हम लोग उसके बीज लेकर नहीं आते, हम लोग क्या करते हैं उसकी एक डाली काट के लाते हैं, उसको फिर कलम बनाते हैं हल्का सा, उसको है ना इस तरह से वो डाली आती है, उसको हम ऐसे काटते हैं हल्का सा कर्व पे है ना, उसको सॉरी आपका एक इसमें तिरछेपन में हम उसको काटते हैं और फिर उसको क्या करते हैं मिट्टी या पानी में लगाते हैं। ठीक है क्या? तो यहाँ पर मुझे बताओ कुछ फ्लावर के साथ क्या उस गुलाब का फूल जो था आपका उसके साथ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था? उसमें कोई मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट आपने देखा? नहीं देखा। ठीक है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद के पेड़ में क्या होता है, बरगद का पेड़ इस तरह से फैलता है आगे, उसकी जड़ें नीचे आती है और जमीन में चली जाती है और फिर पेड़ आगे बढ़ने लग जाता है, फिर जड़ें नीचे आती है ना, तो वहां पर क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फ्लावर, फ्लावर वगैरह में क्या होता है आपने देखे होंगे। ठीक है, कि सर इस तरह से क्या होते हैं आपका पोलन ग्रेन्स होता है, फिलामेंट्स होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़ उड़ के जाते हैं अंदर गिरते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको अभी इतना समझना है कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका, जिसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं काम करता, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पर जो आपको बात बोली गई है वो क्या बोली गई है कि सर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है आप लोगों के, ठीक है, और सबसे अच्छा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मैं अगर नाम बताऊं आप लोगों को, तो आपका अपना फेवरेट अमीबा। ठीक है, तो ये अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें क्या होता है सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करता है आप लोगों को। कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या होता है सर अमीबा के अंदर, वही क्या होता है माइटोसिस होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है, वही माइटोसिस होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है थोड़ा सा समझना, कि अगर अमीबा को दूसरा अमीबा बनाना होगा तो उसको किसी फीमेल के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को सीधा हाथ तोड़ के दो कर देगा हिस्से, एक अमीबा उधर चला जाएगा, एक अमीबा इधर चला। ठीक है क्या? इतना बेसिक इनका स्ट्रक्चर होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलता है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं सर कहानी में। ठीक है, अब हमारा जो माइटोसिस होता है इसकी 5 स्टेजेस होती है। देखो अब समझना थोड़ी सी कहानी, माइटोसिस जो होता है वो कहाँ होता है? ठीक है, तो हमने जस्ट देखा कि सर जो आपका माइटोसिस होता है ना, ये क्या करता है हमारी बॉडी को रिपेयर करने में काम आता है ना, ये हमारी बॉडी को क्या करता है सर, सबसे पहला काम इसका बेसिक फंक्शन जो है वो रिपेयर करने का है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, घाव होते हैं आप लोगों को, चोट लगती है। ठीक है, जैसे ही चोट लगती है तो क्या होता है सर भयंकर ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो ब्लड फ्लो रुकता है। अच्छा, कभी किसी को आप लोगों में से कोई ऐसे होंगे जिसको बहुत ज्यादा बड़ी चोट लग गई होंगी ना, बाई चांस कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वैसे तो होना नहीं चाहिए, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर गलती से कभी हो गया हो या किसी को देखा हो जिसको बहुत भयंकर चोट आई हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है सर, उस चोट के कारण आपको फीवर वगैरह आ जाता है, आपकी बॉडी पूरी थक जाती है, पूरी बॉडी की एनर्जी चली जाती है ना, डॉक्टर को दवाई देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, क्या रहा यार भाई रात में तुमको फीवर वगैरह आएगा तो ये दवाई ले लेना। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, है ना। तो ये सब क्या होता है, क्यों होता है? और आपने ये भी देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि सर जब भी आपका घाव वगैरह होता है तो तुरंत थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि स्वेलिंग आ जाती है।
ठीक है, जिस घाव आपको, जहां पर घाव हुआ है उस घाव के आसपास की अगर आप जगह देखोगे, स्किन देखोगे, तो आप देखेंगे कि वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्या हो चुकी है सर, सूज चुकी है, फूल चुकी है। तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अभी आपके पास ये दुबला पतला एक बेचारा पर्सन है, ठीक है, अभी आपके पास क्या है, ये दुबला पतला पर्सन है। अब आपको क्या करना है, इस पर्सन को, अच्छा इसको हम ऐसे नहीं समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला डायग्राम मैं आपको बनाता हूं, ठीक है। ये आपके पास दुबला पतला एक पर्सन है बेचारा, ठीक है। अभी इसका वजन है 60 kg, ठीक है, नॉर्मल जो भी रहता है आप लोगों का। अब इस दुबले पतले पर्सन को आपको क्या करना है सर, दो हिस्सों में तोड़ना है। इस दुबले पतले पर्सन को दो हिस्सों में तोड़ना है और दोनों अच्छे अट्टे पुट्टे होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, है ना, दोनों सेम होने चाहिए। तो सर मैं अगर इसको 20 किलो का बना दूं, इसको 40 का बना दूं, तो ऊपर वाला तो कुपोषित हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे सर, यहां पर हम कोशिश करेंगे कि 30-30, है ना, 30-30 kg के हम दो बंदे बना दें। लेकिन 30 किलो का आदमी सोचो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पहलवान नहीं हो जाएगा वो? अभी जो रील्स पे चलता है आपने देखा होगा, जिसकी इतनी सी वो बॉडी है ना, आपका 30 किलो का वो नहीं हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि आप क्या करें, आप ये वाला बंदा लो, ठीक है, ये वाला बंदा है सर, इसका वेट है 120 kg, 120 kg। अब इस बंदे से आपने क्या करा, दो बंदे निकाल दिए, इस बंदे से आपने दो बंदे निकाल दिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पर क्या केस बनेगा सर, यहां पर तो इजीली 60 kg के 2% आपको मिल जाएंगे, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, 60 kg के इजीली दो बंदे आपको मिल जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर तो 30 kg के कुपोषित मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 30 kg के कुपोषित, लेकिन यहाँ पे तो अट्टे कट्टे। बस सेल्स का भी काम यही है। अब अगर मैं इसी पर्सन को खिला पिला के कि चल तेरे को दो हिस्सों में तोड़ना है, तो पहले तो एक काम कर, तू खाना वाना खा, है ना, इसको मैं 1 महीने तक बिल्कुल खिला पिला के 120 किलो का कर देता हूँ, और उसके बाद इसका डिवीजन करूंगा, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बस यही कहानी सेल के पास होती है, ठीक है। सेम कहानी सेल यूज करते हैं सर। जो माइटोसिस होता है ये 5 स्टेजेस में देखने को मिलता है। शुरू करते हैं सर, सबसे पहली जो फेज होती है, इसको स्टेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं सर, इंटरफेज, ठीक है। शुरू करते हैं पढ़ना। सर इस इंटरफेज में क्या होता है, तो ध्यान रखना, ये जो इंटरफेज होती है सर, बिगेस्ट प्रोसेस, ठीक है। सेल डिवीजन की सबसे बड़ी प्रोसेस कौन है आपका, माइटोसिस में सबसे बड़ी प्रोसेस कौन सी होती है, इंटरफेज। आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट स्टेप इज द हार्ड स्टेप, हार्डेस्ट स्टेप, है ना। तो किसी भी जर्नी में जो फर्स्ट स्टेप होता है वही मुश्किल होता है, उसके बाद तो चलती जाती है गाड़ी, बस। अब ये जो होता है, इसमें क्या होता है, आपकी सेल जो डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को। सर इसकी 3 स्टेजेस रहती है, एक G1 फेज, एक S फेज और एक G2 फेज, ठीक है। समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहला है सर G1 फेज, ठीक है। ये जीवन वाला जीवन नहीं है सर, मस्त जीवन में कुछ नहीं बचा, है ना। G1 फेज, G1 फेज में क्या करता है, द सेल अंडरगोज ग्रोथ। अरे भाई, अभी हमने देखा कि 60 kg का पर्सन है, मैं 30-30 किलो के दो थोड़ी बनाऊंगा, मुझे क्या चाहिए, 120 किलो का एक आदमी चाहिए। तो सेल क्या करेगी, अपनी ग्रोथ करेगी। सेल क्या करेगी, पूरी बॉडी में जहां भी आपको एनर्जी मिल रही है, जहां भी एनर्जी मिल रही है, सारी एनर्जी खींच खींच के क्या करेगी कि चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, फटाफट कहाँ चलें, अरे नई सेल बनानी, नई सेल बनानी। तो ये क्या करेगी, सारी एनर्जी को खींच के अपने पास ले आएगी और बढ़िया से अपने आप को ऐसे मोटा कर देगी कि हाँ अब तो मैं ही हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, सेल अंडरगोज ग्रोथ। सबसे पहले क्या हुआ, सेल ने अपनी ग्रोथ करी। और जब मुझे बताओ, अगर सेल ग्रोथ करेगी तो स्वेलिंग तो होगी ना, उसको फूलेगी तो वो एक जगह पे अपने। बस यही कहानी आपको ध्यान रखनी है। सर सबसे पहले क्या करता है, सेल आपका खाना पीना शुरू कर देती है। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सर बहुत ज्यादा जब घाव बड़ा हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, पूरी बॉडी की एनर्जी आ जाती है वहां पे सेल के पास। सेल क्या करती, पूरी बॉडी से एनर्जी खींच लेती है कि चलो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेल डिवीजन करना है। तो इस वजह से आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी
नम पड़ जाती है, थकान जैसे कि अरे यार आज तो हाथ पैर दुख रहे, घाव इधर लगा लेकिन इफेक्ट पूरी बॉडी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी की एनर्जी कहाँ है सर? हाथ में आ गई। आप लोग खाना वाना खाते हो, कभी कभी खाना खाने में भी हो जाता है, बढ़िया दाल बाटी दाल अपने सर ऐसे दबा के खाए कि उसके बाद तो हिला भी नहीं जा रहा, बस आप तो बैठ जाओ, है ना, आवाज भी नहीं आ रही है। तो वो केस कहाँ होता है? वो केस आपका भी क्या होता है कि सर पूरी बॉडी की एनर्जी कहाँ आ चुकी है? पेट के अंदर के इस खाने को जैसे तैसे क्या करेंगे, हम पचाएंगे। ठीक है, यही कहानी आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहला फंक्शन क्या है सर? सेल अपने आप को क्या करेगी? खा पी के मोटा करेगी कि बस अब मुझे क्या करना है, डिवाइड होना है, तो सब इधर उधर से मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। फिर होती है एस फेज। एस फेज में क्या होता है सर? एस फेज में आपका द सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ इट्स डीएनए। ठीक है, सेल के पास जो डीएनए होता है, उस डीएनए की सेल क्या कर लेती है सर? कॉपी कर लेती है। कॉपी करने से मेरा मतलब क्या? मुझे एक बात बताओ कि जो सेल है, डीएनए क्या होता है? तो आपको अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में डीएनए की भाषा, डीएनए का मतलब समझाऊं, ठीक है, ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो होते हैं ना, आपको ध्यान रखना है, डीएनए क्या है? आप समझो कि डीएनए सर एक तरह का फॉर्मूला है या इंफॉर्मेशन है। क्या है? डीएनए एक तरह की इंफॉर्मेशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि डीएनए एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि क्या करती है? आगे जाती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। इंसान है तो इंसान को कुत्ते का बच्चा नहीं होगा, है ना, इंसान को शेर का बच्चा नहीं होगा। हम लोग क्या हो गए? इंसान है तो इंसान को अगर संतान होगी, है ना, उसको अगर बेबी हो रहा है तो वो इंसान का ही बेबी होगा। ये इन्फॉर्मेशन कौन लेके आए? ये इन्फॉर्मेशन डीएनए लेके आए। सर मेरे हाथ की जो सेल है, यहाँ पे अगर डैमेज हुआ है तो सेल बनने वाली हथेली की ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि चलो मेरे गाल पे फेट ज्यादा है तो यहाँ की कुछ सेल आ जाएंगी कि चलो यार यहाँ पे काम नहीं है, अपन यहाँ पे चलते, तो यहाँ पे अलग ही गाल वाली बियर्ड वाली एक लाइन आ गई। नहीं, यहाँ पर सेल कौन सी बनेगी? जो हथेली की सेल होती है। अगर मेरी कलाई पर चोट लगेगी तो सेल बनने वाली जो होगी वो कहाँ लगेगी? कलाई पर। अगर मेरे लंग्स में चोट लगेगी तो कहाँ होगा सर? लंग्स की सेल बनेगी। अगर मेरे आपका लीवर में चोट लगी तो सर, और लीवर के बारे में सबसे ज्यादा बात आपको ध्यान रखनी है सर, हमारी बॉडी का एकमात्र ऐसा बॉडी ऑर्गन है, सॉरी, जिसके अंदर क्या होता है? मैक्सिमम सेल डिवीजन होता है। कहाँ? आपके लीवर में। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? ठीक है, अमिताभ जी बच्चन का, उन्होंने का आपने देखा होगा कि सर उनका 2/3 लीवर जो है वो क्या कर दिया था? डॉक्टरों ने, खराब हो चुका था तो डॉक्टरों ने काट दिया। तो लीवर के पास अपनी खुद को हील करने की पावर होती है। लीवर जो होता है, इसके पास क्या होता है सर? रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सर मैक्सिमम हो गया तो मिनिमम भी तो कहीं ना कहीं होगा। अगर मैक्सिमम हो गया तो सर मिनिमम भी होगा। तो बिल्कुल होगा। मिनिमम होता है आप लोगों के ब्रेन के अंदर। कहाँ होता है? आप लोगों के ब्रेन के अंदर मिनिमम सेल डिवीजन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? इसीलिए आपने देखा होगा कि सर ब्रेन की जो सर्जरी होती है, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरे पास, आपने देखा होगा कि चलो फॉर एग्जांपल मुझे किडनी चेंज करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? ये मेरा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है भाई साहब, और यहां से मुझे क्या करना है? किडनी चेंज करना है ना। अब मुझे किडनी चेंज करना है तो सबसे पहले मैं ऊपर स्किन के ऊपर क्या लगाऊंगा? एक कट लगाऊंगा। फिर क्या करेंगे? किडनी को काटेंगे। ठीक है, अब किडनी को हम दूसरे कलर से काट देते हैं। ये किडनी काटी, फिर किडनी हमने बाहर निकाली, फिर दूसरी किडनी लगा दी, है ना। ये न्यू किडनी हम पिंक बना लेते हैं, ये न्यू किडनी लगा दी। फिर हमने क्या करा? अंदर फिर टाके लगाएंगे थोड़े बहुत, है ना। हम अंदर गलने वाले टाके लगाते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि अंदर बिना गलने वाले टाके लगा दिए तो फिर ऊपर से क्या हो रहा है? स्टिचेस लगा दिए तो फिर ऊपर से भी लगा दिए। फिर 2 महीने बाद जाओ डॉक्टर के पास तो 2 महीने बाद डॉक्टर ये वाले स्टिचेस खोलेगा, फिर से पेट फाड़ेगा, अंदर वाले स्टिचेस काटेगा, फिर से पेट सिलेगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं होती। इसलिए अंदर क्या करते हैं? जो स्टिचेस ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाते हैं ब्लड में, वो लगाते हैं। और ऊपर क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर किसी को स्टिचेस आए होंगे तो वो कटवाने जाना पड़ता है थोड़े टाइम के बाद, है ना। तो वो कहानी कहाँ देखने को मिलती है? यहाँ। तो अब ये किडनी हमने ट्रांसप्लांट कर दी, तो किडनी को जब वहां पर जोड़ा गया, है ना, जब वहां पर क्या हुआ? आप लोगों ने स्टिचेस लगवाए, या वहां पर आपका जब भी किडनी को वहां पर अटैच किया, तो किडनी की सेल्स में और उस बॉडी ऑर्गन या उस नसों की जो सेल्स हैं, दोनों में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, ताकि दोनों आपस में अच्छे से जुड़ पाए, पूरा एक जैसे हो जाए, है ना, अपने आप को वहीं पे डेवलप हो जाए। लेकिन अगर ये डिवीजन नहीं होगा तो किडनी जुड़ पाएगी क्या सर? फिर तो धागे के
ऊपर ही जीवन निकल जाएगा। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, एक साउथ की मूवी का कोई सा सीन है जिसमें वो हार्ट सर्जरी करते हैं, तो वो जो हीरो होता है वो कहीं बेचारे उनसे विलन से लड़ रहा होता है, तो लड़ते लड़ते वो हार्ट ऐसे करके उछाल देता है, तो वो हार्ट सीधा ऐसे घूमता 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 हॉस्पिटल की विंडो तोड़ के सीधा उसके सीने के अंदर वो खोल के बैठते हैं डॉक्टर, और फिर वो बढ़िया से उसको वो जो थैले अपने कट्टे सिलने का जो सुआ आता है उससे बढ़िया से वो उसको क्या करते हैं, स्टिचेस लगा के फिर दांत से तोड़ते हैं, आपने कभी देखा हो तो, है ना। तो वो केस नहीं बने, ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन के पास क्या होता है सर, ब्रेन के पास ये दिक्कत है, ब्रेन को अगर आप काट के लगा भी दोगे किसी दूसरे की स्कल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन अपने आप को वहां पे अटैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एक मूवी में सीन था कादर खान, जिसमें बोलते हैं कि किसी का मर्डर हो जाता है और उसका प्राइम सस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन का मर्डर हो जाता है, तो कादर खान उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज होता है शायद, या फिर वकील होता है, कुछ एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं है। तो कादर खान जी उसको बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन जो मरा है ना, तो उस मरे हुए का दिमाग अपन निकाल लेते हैं और किसी दूसरे के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि मरने से पहले उसने खूनी का चेहरा तो देखा ही होगा, है ना। तो वो कहानियाँ रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, खैर हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मिनिमम सेल डिवीजन आपको लोगों को ध्यान रखना है कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं सर, एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए की फोटोकॉपी हो रही है, क्योंकि अगली बनने वाली सेल के पास यही फोटोकॉपी वाला डीएनए आगे जाएगा, ठीक है। डीएनए के क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपी हो रही है। नेक्स्ट G2 फेज में क्या होता है सर, G2 फेज में द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो, सेल अपने आप को ग्रो करवाती रहती है एंड देन रेडी फॉर स्प्लिट, और लास्ट में क्या होता है सर, ये बिखरने को, दो हिस्सों में टूटने को क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है कि अब मैं नई सेल बना दूंगी, ठीक है क्या। शुरू करते हैं आगे पढ़ना, ठीक है। देखो ये रहा आपका डीएनए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आप समझना थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को आप समझो कि एक धागा है। क्या है सर, ये धागा आपको दिख रहा है, इस धागे को क्या करते हैं हम, कॉइल करके क्रोमोसोम बनता है, ये आपको दिख रहा होगा एक्स शेप का, ये क्या है, क्रोमोसोम है। और अगर इस धागे को मैं जूम करता हूं, तो इस धागे को अगर मैं जूम करता हूं तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डीएनए, ठीक है। ये कहानी है, ये इतनी कहानी आपको याद रखना है, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया सर, हमने देखा कि जीवन फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ कर रही है, अपने डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बना रही है और थर्ड में डिवाइड होने के लिए तैयार होगी। दूसरी स्टेज होती है आपकी प्रोफेज। प्रोफेज में सर दो टाइप की होती है, एक होती है अर्ली प्रोफेज और दूसरी होती है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इन सेल स्टार्ट्स कॉलिंग इटसेल्फ एंड फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स। जो डीएनए है, डीएनए जो धागा है, ये धागा क्या करता है सर, अपने आप को इस तरह से कोइल कर करके क्रोमोसोम बनाने लग जाते हैं, ठीक है क्या। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एंड सेंट्रियोल्स शिफ्ट टू द पोल्स। जो सेंट्रियोल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सेल के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रियोल, एक बॉडी सेल ऑर्गेनल होता है। इस सेंट्रियोल का जो काम होता है, ये आप समझो स्पाइडरमैन का काम है ना। स्पाइडरमैन का काम क्या सर, ये क्या करता है, ये ऐसे स्प्लिंटर फाइबर्स ऐसे फेंकेगा और इन क्रोमोसोम्स को ऊपर खींचेगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये कहाँ होते हैं सर, आपके दोनों पोल्स पर चले जाते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोफेज। आगे बढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है सर, स्प्लिंटर फाइबर्स स्टार्ट टू फॉर्म, ये सेंट्रियोल से स्प्लिंटर फाइबर ये निकल रहे हैं आप लोगों के जाल, है ना। द न्यूक्लियस डिसॉल्व एंड द सेल्स क्रोमोसोम कंडेंस एंड मूव टुगेदर अलाइनिंग टू द सेंटर। अब देखो क्या हो रहा है, ये आपकी सेल थी, ठीक है। सेल के अंदर ये कौन था, न्यूक्लियस था, और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन था, आपका डीएनए, ठीक है क्या। अब क्या हो रहा है, अब सर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर हो गई, और ये जो डीएनए था, ये डीएनए क्या करता है, अपने आप को इस तरह से क्रोमोसोम्स बना लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है सर, फिर क्या होता है, फिर आपका, अच्छा इसी प्रोसेस में जो सेंट्रियोल होते हैं वो ऐसे चले जाते हैं बाहर, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, नेक्स्ट प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये रही आपकी सेल। अब जो थर्ड प्रोसेस होगी, इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है वो अपने क्या करते हैं, एक लाइनिंग में आ जाते हैं,
ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, एक लाइन में आना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ क्या? और इसको मैं ऐसे ना बनाते हुए ऐसे बनाता हूं तो और बेटर आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, अपने आप को अपने आप को इस तरह से लाइन में लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से क्रोमोसोम ने अपने आप को लाइनिंग में लगा दिया। यहां पर कौन बैठा है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करेंगे, स्प्लिंटर फाइबर्स छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये फाइबर्स आपके, जस्ट अ मिनट, ओके, ये फाइबर छोड़ दिए इन्होंने। ठीक है, अब ये फाइबर्स का काम क्या है सर, ये ऊपर वाले क्रोमोसोम को ऊपर खींचेगा, नीचे वाले क्रोमोसोम्स को नीचे खींचेगा। क्लियर हो रहा है क्या, क्या हो रहा है सर? यहां पर आप समझो, ये रहा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर दिखेगा। ये रहा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है सर, प्रोसेस दैट सेपरेट्स द डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, जिसमें डुप्लीकेटेड जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, इधर जा रहे हैं और ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाले, ये देखो, ये आपके आधे क्रोमोसोम इधर शिफ्ट हो रहे हैं और आधे क्रोमोसोम इधर शिफ्ट हो रहे हैं। कैरिड इन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, क्या किसके अंदर मिलते हैं, वो आपके दो नई डॉटर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, लास्ट होती है आप लोगों की टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम्स अराइव्स एट पोल। अब ये लोग क्रोमोसोम लोग क्या करेंगे, है ना, ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं, अब ये क्या हो रहा है सर, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बना देता हूँ। इस स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स थे आपके, ये ऊपर जा रहे हैं, है ना, ऊपर वाले ऊपर पहुंच गए और नीचे वाले क्रोमोसोम नीचे पहुंच गए। ठीक है, अब यहां पर ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर, अरे भाई आप तो वहां पर दिखे थे, अरे आप तो जान पहचान वाले, अरे आप तो बड़े भैया, अरे ये वहां पर अपना मेल मिलाप शुरू कर देते हैं। और फिर ऊपर क्या करेंगे, क्रोमोसोम जुड़ने लग जाएंगे। और जब क्रोमोसोम जुड़ जाएंगे तो फिर वहां की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो, और नीचे भी सेम आपके क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ने लग जाएंगे, और नीचे की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों आपके वापस क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। और फिर धीरे से क्या होता है, सेल आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और फाइनली दो आपके पास नई सेल हो जाएंगी, जिनको हम क्या बोल देते हैं, डॉटर सेल्स बोल देते हैं। क्लियर हुआ क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग एंड योर आपका जो है योर माइटोसिस विल बी कंप्लीट। ठीक है, ये पूरी स्टेप आपको दिख रही होगी। यहां से शुरू करते हैं सर। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, डीएनए की फोटोकॉपी हो रही है, ये फिर क्रोमोसोम बन रहे हैं, फिर क्रोमोसोम्स को इस तरह से सेंटर पे अलाइन कर रहे हैं, फिर ये क्रोमोसोम ऊपर वाले ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाले नीचे, फिर यहाँ पर क्रोमोसोम आपस में मिल जाएंगे भाई बंधु, फिर यहाँ पर फिर क्रोमोसोम आपस में मिल जाएंगे, और इस तरह से आपका दो नई डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। क्लियर हुआ क्या? इसी कहानी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल डिवीजन में माइटोसिस आपका बोल देते हैं। ठीक है क्या, यहां तक आपको समझ में आया? ध्यान रखना, सबसे पहले जो होता है, ठीक है, सबसे पहले जिस बॉडी पार्ट का या जिस आपका सेल ऑर्गेनल का डिवीजन होता है वो होता है आप लोगों का अपना न्यूक्लियस। सर ऐसा क्यों होता है, समझना। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ है, समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये एक नदी है ना, इस नदी के ऊपर ये ब्रिज है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्रिज हो गया, ये मैंने नदी बना दी। क्लियर? इधर हो गया आपका इंडिया और इधर हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप लोगों की पूरी पलटन है, टीम है आप लोगों की, और आपको उधर ऑपरेशन करने जाना है, ये आप लोगों की टीम है। ठीक है, अब यहां पर आप समझो, आपको ये ब्रिज एनी हाउ एक ही ब्रिज है और इसी किसी भी कंडीशन में इसको आपको पार करके इधर जाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ आप सबसे पहले किस पर्सन को भेजोगे, है ना? ऑप्शन ए, जो कि एक वेल ट्रेंड ऑफिसर है और बहुत ज्यादा जिसको एक्सपीरियंस है वो, या ऑप्शन बी, जो न्यू ट्रेनी है, अभी जिसकी ट्रेनिंग चल रही है ना, और जिसको एक्सपीरियंस जो है वो कम है। दोनों में से आप किसको भेजना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सर, आप कैसी क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, हम CDS NDA वाले हैं, है ना सर, हम ऑब्वियसली किसको भेजेंगे, जो अच्छे से ट्रेंड होगा।
क्यों भेजेंगे? क्योंकि अगर सर इसको भेज दिया, इसको थोड़ी पता है कि दुश्मन कैसे छुप सकता है, घात कैसे लगा सकता है ना, सामने वाला कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं, इसको थोड़ी पता है। ये यहाँ पे चला गया, मान लो न्यू ट्रेनी है, ये यहाँ पे चला गया, इसने देखा कि हाँ कोई नहीं है कोई नहीं है, इसने बुला ले कि हाँ आ जाओ मामला खाली है, और जैसे यहाँ पर आप गए वो पूरे के पूरे ब्रिज को इन्होंने क्या कर दिया, साफ कर दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम किसको भेजेंगे, जो पूरा जांच परख कर ले, उसके बाद आपको क्या सिग्नल दे कि हाँ अब आप आ सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपको सेल में भी क्या होता है सर, सबसे पहले डिवीजन किसका होता है, न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि बनने वाली जो सेल है सर, ये जो बनने वाली दो नई सेल आपको दिख रही हैं, इन दोनों नई सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस इसलिए सबसे पहले जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस क्या है सर, ब्रेन ऑफ द सेल है। अब अंदर जो सेल बन रही हैं, अब इनके पास दूसरे ऑर्गन्स भी तो जाएंगे, जैसे लाइसोसोम चला गया, जैसे साइटोप्लाज्म चला गया, जैसे गोल्जी बॉडी चली गई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया चले गया, इस तरह से सारे के सारे क्या करेंगे, बॉडी पार्ट्स व सेल ऑर्गेनल्स इनके पास पहुंचेंगे, ठीक है। अब उन सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करने का काम भी तो वहां पर होना चाहिए। पता चला सबसे पहले आपने लाइसोसोम को भेज दिया, और लाइसोसोम ने मन नहीं हुआ कि अकेला है, लाइसोसोम तो पहले डिप्रेस्ड होता है ना। पता चला कि अरे यार ये लाइसोसोम तो अकेला पड़ गया उधर, इसका मन नहीं हो रहा है किसी भी काम में, जी नहीं लग रहा अकेले, तो इसने अपने आप को खोल दिया, और जैसे अपने आप को खोला तो सर पूरी की पूरी नई सेल और पुरानी सेल दोनों खत्म हो गई, क्योंकि लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बेग, ठीक है। तो ऐसे केसेस ना हो, इसलिए सबसे पहले जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन, वो किसका देखने को मिलता है सर, आपका न्यूक्लियस का। यहां तक कहानी समझ में आई। ये था आप लोगों का माइटोसिस। आगे पढ़ते हैं हम थर्ड, जिसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। अब सर समझना, हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 99% जो है सोमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह की होती है। तो अब यहां पर आपको समझना है 99% जो है वो सोमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी की बनी हुई सेल्स हैं, मतलब सीधी बात, सोमेटिक से मतलब आपका बॉडी वाली, ठीक है। इसमें न्यूरॉन सेल वगैरह सारी आ गई। पहले मैंने 95 इसीलिए बनाया था क्योंकि वो अलग अलग केसेस थे। और 1% जो बची हुई सेल है, ये होती है आप लोगों की रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सी सेल होती है सर, रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि क्या होती है सर, मेल के अंदर अलग होती है और फीमेल के अंदर अलग होती है। क्लियर हुआ क्या? चलो, मेल के अंदर ये जो होती है, कौन सी होती है सर, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो होती है आपका स्पर्म। कौन होता है, स्पर्म, ठीक है। और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो होता है ओवम। क्लियर हुआ क्या? अब 1% ये जो स्पर्म और ओवम है, बस, है ना, बहुत कम मात्रा में मिलती है बॉडी के अंदर, और इन्हीं में ही कौन मिलता है सर, इन्हीं में ये माइटोस आपका मियोसिस मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक कहानी और समझना है आपको यहाँ पर माइटोसिस के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोनों का थोड़ा सा आप हिंदी में इसको तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि जरूरी है, ठीक है। देखो, माइटोसिस जो होता है ना, तीनों को तोड़ देते हैं तो थोड़ा सा आपको इजीली पड़ जाएगा। ओके, सबसे पहला हमने पढ़ा सर अमाइटोसिस, ठीक है, फिर हमने पढ़ा माइटोसिस, फिर हम पढ़ेंगे अभी मियोसिस, ठीक है। सर अमाइटोसिस को बोलते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री मतलब सूत्र समझते हैं, फॉर्मूले सर, जिसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा, वो होता है आपका अमाइटोसिस। सर दूसरा होता है माइटोसिस। माइटोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री। क्या बोलते हैं? समसूत्री। अब मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि समझना सर, समसूत्री इसका मतलब क्या है कि सर यहां पर क्या हो रहा है, सम का मतलब होता है इक्वल, है ना, और सूत्री मतलब आपका फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला लग रहा होगा, तो सर यहाँ पर इक्वल का फॉर्मूला लगता है। सर इक्वल का फॉर्मूला कैसे? जैसे अगर मान लो ये मेरा हाथ है, ये कहीं भी मेरा बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट में यहाँ पे इतना क्या हो गया, चोट लग गई, ठीक है। अब सर चोट लग गई तो यहाँ की लगभग मैं बोलता हूँ 500 सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, है ना। 500 सेल्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर हमारी, डैमेज हो जाएंगी। अब हमारी बॉडी क्या करेगी सर, हमारी बॉडी करेगी कि यहाँ पर 500 सेल्स नहीं बननी चाहिए, तभी तो बॉडी का क्या होगा, आपका रोटेशन प्रॉपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सर 500 डैमेज हुई है, तो 500 हमको क्या चाहिए, न्यू सेल्स चाहिए, ठीक है क्या।
500 आपको क्या चाहिए, न्यू सेल्स चाहिए। तो इसलिए देखो जितनी डैमेज हुई उतनी ही हमने नहीं बनाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, समसूत्री माइटोसिस, जिसमें इक्वल का क्या लग रहा है सर, फॉर्मूला लग रहा है। जितनी डैमेज हो रही है उतनी की उतनी फिर से बन रही है। क्लियर हुआ क्या? इसी को हम क्या बोल देते हैं, अगर 1000 सेल डैमेज हो गई तो बनने वाली न्यू सेल भी कितनी हो जाएंगी आपकी, 1000। यही क्या होता है आपका माइटोसिस होता है। अच्छा ठीक है, अब सर मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर हमारी सेल्स में 10 या मैं बात करता हूं 50 सेल्स डैमेज हो जाए, है ना, क्या हो सर, 50 सेल्स डैमेज हो जाए, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेल बना रही है। हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेल बना रही है, सेल बना रही है, बना रही है। उसने सबसे पहले बनाई 50, तो ठीक है, कवर हो गया। फिर उसने बनाई सर 50 से ज़्यादा बना दी, उसने फॉर एग्जांपल 500 बना दी, गड़बड़ है। सर 5000 बना दी, गड़बड़ है। सर 50,000 बना दी, अरे सर अब तो गड़बड़ है, भयंकर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मुझे एक बात बताओ, ये रूम है, ठीक है, इस रूम में 30 लोगों के बैठने की जगह है, 30% कैन सिट इजीली हियर, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, 30% की जगह में 3000 लोगों को बैठाओगे तो क्या होगा सर, 3000 में से जो 30 थे वो भी नहीं बचेंगे और बाकी के जो हमने नए बैठाए वो भी नहीं बचेंगे, ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल। तो सर यहाँ पर भी क्या होता है, सेम केस होता है कि क्या होता है सर, बार बार यहाँ पे सेल बन रही हैं और सेल आसपास की सेल भी क्या कर रही है, सेल बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, साफ सफाई करने का काम ही नहीं है, ठीक है। और साफ सफाई करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का। देखो क्या होता है, आप लोगों को कभी बढ़िया से पिताजी का बेल्ट वेल्ट पड़ा होगा, है ना, तो शानदार तरीके से क्या होता है, पहले लाल लाल हो जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो हरा या नीला दिखने लगता है, फिर काला दिखने लगता है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो क्या होता है सर, वापस नेचुरल आता है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे ही बेल्ट पड़ा क्या हो रहा है सर, यहाँ की जो सेल्स थी वो शांत हो गई, मर गई, खत्म हो गई। अब वो जो सेल्स मर गई तो यहाँ पर पूरा लाल लाल हो रहा है, ठीक है। अब उन सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेड बॉडी है, अब आप लोग क्लासरूम में आपके घर में बैठे हुए हो, आपके आसपास में 10-12 डेड बॉडी ला के पटक दो तो आप लोग पढ़ पाओगे, आपका मन लगेगा, बढ़िया से खाना पीना खा पाएंगे? नहीं। तो हमारी घर वाले क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो साफ सफाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उन बॉडी पार्ट डेड बॉडीज को उठा उठा कर ले जाएंगे। अब डेड बॉडीज को जैसे उठा उठा कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं मर गई हैं, उनको साफ करने का काम किसका होता है सर, लाइसोसोम का। तो क्या होता है समझते हैं सॉरी, क्या होता है कि अब यहां पर डैमेज हो गया तो आसपास के लाइसोसोम आएंगे बाहर, अरे बाप रे, खून खराबा हो गया, यहाँ पे तो सारी गंदगी गंदगी हो गई, अरे भैया राम राम राम, ये क्या कर दिया, ये किसने करा, ये क्या क्यों करता है ऐसे काम कि पापा बेल्ट मार रहे हैं, है ना। तो आसपास के लाइसोसोम क्या करेंगे, साफ सफाई करने के लिए अपने अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो ऐसे कि चलो पवित्र करने के लिए ऐसे थोड़ा थोड़ा छिटकते जाएंगे, चलो यहाँ भी छाड़ दो, यहाँ भी छिटक दें, ये भी कर दें ये। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे जो डेड बॉडीज होती है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुल के क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम काम करेगा क्योंकि जब आसपास की सेल्स एक्टिव होंगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है सर, आसपास की जितनी भी सेल है ये सब क्या कर रही है, सेल डिवीजन कर रही है। अरे सर कहां साफ सफाई करनी, आप तो ये लो नई सेल, अरे कहां साफ सफाई करनी, ये लो नई सेल, ये लो नई सेल, ये लो, और ऐसे कर करके भाई साहब 50,000 सेल बना दी। आप खुद सोच सकते हो, जहां पे 50 लोगों के बैठने की जगह थी वहां पर आप 50,000 लोगों को बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यही अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं प्यार से, इसी चीज को हम बोलते हैं कैंसर। क्या बोल देते हैं सर, कैंसर, ठीक है। यही क्या है, कैंसर है सर, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन इतना हो रहा है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है आपका कैंसर बन जाता है। और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सर आपने देखा होगा गामा रेज से सिकाई होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कीमोथेरेपी, क्या बोल देते हैं, कीमोथेरेपी बोल देते हैं। अब ये कीमोथेरेपी क्या होती है, ठीक है, ये कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, क्या करते हैं सर, गामा रेज, गामा रेज ही क्यों, दूसरी रेज क्यों नहीं ले सकते। अब ध्यान रखना, गामा रेज इसलिए लेते हैं क्योंकि सर गामा रेज की क्या होती है, हाईली
इफेक्टिव सॉरी इनकी क्या होती है सर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब ये क्या होती है सर, पेनिट्रेटिंग पावर क्यों होती है? क्योंकि गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और जब गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इनकी पेनिट्रेटिंग मतलब भेदन क्षमता, आर पार। जैसे ये पेन है, ये हाथ है मेरा, मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सर, 1 सेकंड में 2 बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, 1 सेकंड में 10 बार आ रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता हूँ, 1 सेकंड में 100 बार आ रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता हूँ सर, 1 सेकंड में 1000 बार ऐसे हमारा ये पेन जो है मेरे ऊपर क्या कर रहे थे, मेरे हाथ को ऐसे ठोक रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर 10,000 वाली फ्रीक्वेंसी कर दी 1 सेकंड में तो क्या हो जाएगा, पेन आर पार निकल जाएगा। बस यही क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर है। इसलिए गामा रेज जो होती है वो क्या करती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, उस जो बहुत ज़्यादा जो सेल्स हैं उन सभी सेल्स को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ये गामा रेज आपके वही हल्क वाली है ना। और आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी गामा रेज की रिएक्शन के रूप में हमारी बॉडी क्या करती है, फिर हमारे जो हेयर होते हैं सारे गिरने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कोई पर्सन अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करवा के लाता है तो ज़्यादातर जो है उसके बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम वापस बात करते हैं माइटोसिस की, जिसको हमने क्या बोला सर, समसूत्री, इसमें इक्वल का रोल लग रहा है। अब मियोसिस जो होता है, ठीक है, इस मियोसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री। क्या बोल देते हैं, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है सर, हाफ। अब सर मुझे बताओ हाफ का काम क्या होता है, बस यही कहानी आपको समझनी है और इसी में हमारा पूरा गेम हो जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा कि ये मायोसिस क्या होता है। सर दिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल, जो आपकी बॉडी में बची हुई 1% सेल होती है जो स्पर्म और ओवम, उसी के अंदर ये म्यूसिस देखने को मिलता है। दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, हॉप्लोइड गेमेट। जब भी ये कहाँ होता है सर, जब आपका गेमेट बनता है। गेमेट क्या है, अभी हमने देखा सर, जैसे ही स्पर्म और जैसे ही ओवम दोनों मिलेंगे तो जो बनने वाला आपका गेमेट का हिंदी में नाम क्या है, युग्मक। युग्म क्या होता है, पेयर। बस इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, गेमेट बोल देते हैं। और इसी गेमेट के अंदर क्या होता है, ये कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है सर, समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, जैसे ये आपका स्पर्म है ना, ये ओवम है। अब समझना सर, ह्यूमन बॉडी के पास क्या है, हमारी बॉडी में 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स है, 46। अगर मैं पेयर की बात करूं तो सर 23 पेयर में बनते हैं। ठीक है, दोनों में 46 पेयर फीमेल में भी होंगे, सॉरी 46 होंगे, और 23 पेयर फीमेल में भी होंगे। क्लियर हुआ क्या? अब इस आउट ऑफ 23, या मैं बात करूं इस आउट ऑफ 46, जो 22 होते हैं और यहाँ पे कितने होते हैं, 44 होते हैं। यहाँ पर भी सर जो 44 होते हैं और 22 होते हैं ये सेम रहते हैं। ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और जो सेम रहते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। क्लियर हुआ क्या? यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या? लेकिन सर यहां पर जो बचे हुए 2 हैं और यहां पर जो बचा हुआ 1 पेयर है, यहां पर जो बचे हुए 2 हैं या यहां पर जो बचा हुआ 1 पेयर है, ये जो होते हैं, जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूं सर, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये क्या होते हैं सर, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तभी हमको पता चलता है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है वो इन्हीं दोनों पे होता है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इनको हम बोलते हैं ओलोसोम्स। क्या बोलते हैं, ओलोसोम। क्लियर हुआ क्या? ऑटोसोम जो 44 या फिर 22 होते हैं जो कि सेम रहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा ह्यूमन में फीमेल और मेल दोनों की बॉडी ऑलमोस्ट सेम होती है। आंखें, नाक, कान आप अगर बात करें तो, है ना, किडनीज, हार्ट, लंग्स, हाथ कहाँ होते हैं, पैर कहाँ होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि फीमेल में अलग होती है, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, है ना, वो जो कहानी होती है वो क्या होती है, फीमेल और मेल में अलग अलग होती है। उसी से हमको क्या देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस। और वो क्यों होता है, क्योंकि ओलोसोम होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये जो 23 होते हैं सर, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और ये जो आपका होते हैं, जो बचे हुए 2 हैं, है ना, जो बचा हुआ 1 पेयर, इसको बोलते हैं ओलोसोम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्म में जो 46 आपके ओलोसोम होते हैं, सॉरी 46 क्रोमोसोम स्पर्म के और 46 ओवम के, है ना, स्पर्म
और ओवम। ठीक है, सबसे पहले ये भी क्या करेंगे, अपने आप को आधा करते हैं। ये कितने हो जाएंगे सर 23, और ये भी कितने हो जाएंगे 23। अब आउट ऑफ दिस 23, 22 विल बी सेम एंड हियर 22 विल बी सेम, लेकिन जो एक होगा वो यहां पर अलग होगा, और सर एक यहां पर भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब यहां पर आप समझो, जो मैंने यहां पर बोला है कि सर जो फीमेल बॉडी होती है, इसमें जो ये आपका फर्स्ट जो रेड कलर से इसको बना देते हैं, जो रेड वाला आपका क्रोमोसोम होते हैं, ये होते हैं एक्स एंड एक्स। ठीक है, और मेल बॉडी में मैं बात करता हूं तो ये होते हैं सर एक्स एंड वाई। आपको याद कैसे रखना है, वाई, BOY बॉय एंड एक्स एंड वाई, दोनों में वाई आ रहा है बस। ठीक है, तो BOY बॉय एंड XX ये क्या होता है, गर्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर समझना, सर ये क्या हो रहा है, 46 अपने आप को आधा कर रहा है, ये भी 46 अपने आप को आधा कर रहा है। आधे आपके फादर से आते हैं, आधे आपकी मदर से आते हैं क्रोमोसोम, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अर्धसूत्रीय मियोसिस बोलते हैं। क्लियर हुई क्या बात, आगे बढ़ते हैं। सर देखो, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल बाय हाफ एंड प्रोड्यूसेस 4 गेमेट सेल्स। यहां पर क्या होता है, स्पर्म है, सर स्पर्म आधा आधा हो जाएगा, 23 इधर अलग। फिर ओवम है, ओवम भी क्या करेगा, 23 अपने आप को आधा आधा करके दो तरह से डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल्स इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस 46 to 23। ठीक है, ये आपको स्पर्म और ये आपका ओवम दिख रहा है। बस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही होता है। अब ध्यान रखना है आपको, जो ह्यूमन की बॉडी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना सर, ह्यूमन बॉडी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का हो रहा है लड़की हो रही है, वो डिपेंड करता है ओलोसोम पर। किस पे डिपेंड करता है, ओलोसोम पर। सर कैसे, समझना, मेल बॉडी में क्या होता है, एक्स एंड वाई, है ना, और वही मैं बात करूं फीमेल बॉडी में क्या होता है, तो फीमेल बॉडी में होता है एक्स एंड एक्स। क्या होगा समझते हैं। सर अगर यहां से ये वाला एक्स आया और यहां से ये वाला एक्स आया, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, बेबी गर्ल। ठीक है, सर यहां से ये वाला एक्स आया और यहां से ये वाला एक्स आया, तो दोनों इस केस में भी क्या हो रहा है, एक्स एंड एक्स, गर्ल बन रही है। ठीक है, तो मतलब होने वाली जो संतान होगी वो कौन होगी सर, लड़की होगी, कन्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला वाई क्रोमोसोम यहाँ गया, यहां से एक्स क्रोमोसोम आया, तो बनने से क्या होगा, एक्स एंड वाई, कौन होगा, बॉय। ये वाला वाई क्रोमोसोम यहाँ आया, यहां पर से ये वाला एक्स क्रोमोसोम आया, तो यहां भी क्या बनेगा, एक्स एंड वाई बोथ, तो ये क्या बन जाएंगे, बॉय। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फादर के सेल पे डिपेंड करता है, ना कि मदर के सेल पर। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे टेबूज है ना, या मैं बात करूँ कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि क्या बोलते हैं कि फीमेल दोषी होती है, कि फीमेल अगर बेबी में लड़का नहीं कर पा रही है तो फीमेल की दिक्कत है, लड़की नहीं हो पा रही है तो फीमेल की दिक्कत है, जो कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये बायो नेचुरली क्या होता है, एक्स वाई एंड एक्स एक्स, ये आपके क्या होते हैं, तो मेल की बॉडी से डिपेंड करता है, फादर के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड होता है कि लड़का हो रहा है या लड़की। ठीक है, हालांकि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं कभी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, फिर भी कुछ लोग दावा करते हैं कि जैसे हवन अवन कर दिया या फिर पूजा पाठ कर दी, उससे क्या होता है, कभी कभी ये चेंजेस हो जाते हैं, जो कि फिर आप लोग पता ही है। चले, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन हमने देख लिया। ठीक है, ये रहा सर आपके पास डायग्राम इसका। ठीक है, देखो मदर के पास क्या है, एक्स एंड एक्स, अगर एक्स इधर जा रहा है तो, और इधर फादर से भी एक्स आ रहा है तो बेबी गर्ल होगी, और अगर यहाँ से फादर से वाई आ रहा है क्रोमोसोम, तो यहाँ पर बेबी बॉय होगा। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है सर, देखो एक्स एक्स क्रोमोसोम में गर्ल बनने के चांसेस होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम में क्या होते हैं, बॉय बनने के चांस होते हैं। दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी इस एक्स एक्स क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है, और इस एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, तो ट्रांसजेंडर जो है बर्थ ले लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ किन्नर जो होते हैं वो कुछ मेल जैसे दिखते हैं और कुछ फीमेल जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो जो मेल है, यहां पर आप देखो जो मेल है लेकिन उनके बॉडी पार्ट फीमेल जैसे डेवलप हो जाएंगे, वो इस तरह की कैटेगरी में आएंगे। और जो फीमेल होने सॉरी एक्स एक्स फीमेल होने चाहिए थे, लेकिन उनके बॉडी पार्ट जेनिटल जो थे वो मेल से डेवलप हो गए, तो वो मेल में ऐसे किन्नर बन जाएंगे जो आधे मेल और आधे फीमेल होते हैं। ठीक है, ये कहानी है थी ट्रांसजेंडर्स की।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप लोगों के पास सिंड्रोम्स। अब सिंड्रोम्स क्या होते हैं सर, समझना। देखो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम क्या है सर, फिक्स है। अब कभी कभी क्या होता है, ये 46 क्रोमोसोम का एक बिल्कुल सीक्वेंस है कि सर फर्स्ट नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा, इस तरह से क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये 46 में या तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ये 45 हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं 47 हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोल देते हैं सर, सिंड्रोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इन ह्यूमन कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, लेकिन अगर क्या हो रहा है, एक आधा कम ज्यादा, देखो एनी एडिशन और रिमूवल इन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ओलोसोम्स और ऑटोसोम, दोनों में से किसी में भी अगर कम हो गया तो वहां पर सिंड्रोम बन जाता है। कुछ सिंड्रोम हम पढ़ते हैं सर, सबसे पहला है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इट ओकर्स व्हेन 47 क्रोमोसोम्स केम इन मेल। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये मेल को इफेक्ट करेगा या फीमेल को, है ना। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में कम होते हैं क्रोमोसोम्स, कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दिस कैन मेक मेन स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है नपुंसक। ठीक है, मतलब कि जो पर्सन होगा आपका मेन होगा, वो क्या कर पाएगा, आपका संतान नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी सीधी कहानी ये होती है। आगे बढ़ते हैं, इन फीमेल, अगर ये फीमेल को अफेक्ट करेगा तो वहां पर क्या करेगा सर, लिमिटेड फर्टिलिटी के साथ नॉर्मल डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट कुछ खास नहीं होगा और फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये क्या होता है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की एक प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट होता है टर्नर सिंड्रोम। व्हेन फीमेल हैव लेस एक्स क्रोमोसोम इन देम। ठीक है, फीमेल के पास जब एक्स क्रोमोसोम बहुत कम हो जाता है, मतलब 45 हो जाते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। सर इससे क्या होता है, तो कॉज लेस फिजिकल डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत कम होता है। आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा जो बायोलॉजिकली जिनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत कम होती है, हाइट भी बहुत छोटी होती है, बॉडी भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाती है ना। तो उन जो केसेस होता है उनको क्या बोलते हैं हम, टर्नर सिंड्रोम। अब ध्यान रखना आप लोगों को, ये नहीं करना है कि चौराहे पे खड़े हुए और कहीं भी दुबली पतली लड़की दिख रही है तो देखो टर्नर जा रही, टर्नर जा रही है ना, ऐसा नहीं होता। वो डॉक्टर बताएंगे टर्नर सिंड्रोम है या नहीं। आपको क्या करना है ना, ये जो बॉडी जो ग्रोथ होती है वो कम किसके कारण होती है, आपका एक हार्मोन होता है एस्टेज हार्मोन, उसकी कमी से भी बॉडी ग्रोथ आपका रुक जाती है ना। तो हम सीधे सबको नहीं बोल सकते कि अरे ये टर्नर, सर मैंने कल एक टर्नर देखा है ना, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है समझेंगे, इट ओकर्स व्हेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एडेड टू 21st ऑटोसोम। सर क्या हो रहा है, जब 47 हो जाएंगे, द पर्सन बिकेम्स मेंटली रिटार्ड, इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। माइंड से थोड़ा सा पर्सन जो होता है वो कम डेवलप्ड रहता है उसका ब्रेन, और उसकी जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, बेडोल हो जाती है, इरेगुलर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट सिंड्रोम है आप लोगों का पटाऊ सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मार्केट में, इसको भी पटाऊं उसको भी पटाऊं, है ना। तो शुरू करते हैं सर, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है सर, ये 13th ऑटोसोम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और 13th ऑटोसोम जो हमारी बॉडी में होता है वो हमारे लिप्स को बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सर, देयर इज ए कट मार्क इन लिप्स एंड पर्सन बिकेम्स मेंटली रिटार्ड। आपने देखा होगा कुछ बेबी जो होते हैं वो अपने होठ में कट लेके ही, उनके बाय बर्थ से क्या होता है, उनके होठ में कट होता है, बस वही कौन है, आपके पटाऊ सिंड्रोम में होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप कोशिश करते हैं जूम हो जाए तो। ठीक है, ओके चलो, नहीं होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, विद इन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, बताइए क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको मैं मर्ज करवा के नेक्स्ट वीडियो में ही लेके आऊंगा। ठीक है, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल के सेशन में हम सबसे पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। ओके मिलते हैं कल, जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।